दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का ये जो है अगला क्लास है, साइंस का क्लास लेके आए हैं। इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। तो पहला सवाल जो पूछा गया है वो है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कई जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में इसके जो घटक हैं, घटक का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र जो है बने होते हैं वो दो प्रकार के घटक से बना होता है। एक जो घटक होता है वो होता है अजैव घटक, अजैव घटक, और दूसरा होता है जैव घटक, जैव घटक। अजैव घटक जो होते हैं, अजैव घटक में वैसे चीज़ें आते हैं जो अजैव होते हैं, यानी जिसमें जान नहीं होता है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह जो है अजैव घटक में आते हैं। वहीं जैव घटक में जो है वो आते हैं उत्पादक, उत्पादक आते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधों को हम लोग उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक को जो खाने वाले होते हैं वो हो जाते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता भी जो है वो जैव घटक में आते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है अपघटक। अपघटक जो है जो लास्ट में सड़े गले चीज़ों को जो है वो क्या कर देता है, अपघटन कर देता है, तो उसे हम अपघटक कहते हैं। तो इस तरह से दो घटकों से मिलकर बना होता है कोई भी पारिस्थितिक तंत्र। तो हमें यहाँ पे सवाल पूछा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपको भी पता होगा कि तालाब जो है, तालाब को बनाया जाता है, यानी खोदा जाता है, उसमें मछलियाँ छोड़ी जाती है। तो इस तरह से एक कृत्रिम हो गया तालाब जो होता है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। वहीं जो नदी है, समुद्र है, वो हो जाएगा प्राकृतिक में, क्योंकि वो जो है कुदरत के द्वारा बनाया गया है ऑलरेडी, तो वो प्राकृतिक में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त जो होता है, संतृप्त में आते हैं अल्केन। अल्केन समूह के जितने भी यौगिक हैं, अल्केन समूह के जितने भी यौगिक हैं जिसके लास्ट में ANE आता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। और वही असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो इस तरह से हम इस सवाल का अगर सही आंसर देखें तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, यानी ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें ओजोन एक परत है, ओजोन एक परत है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोकने का काम करता है, पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणों को पहुंचने नहीं देता है। तो इसे ही हम लोग ओजोन परत कहते हैं। तो ओजोन परत जो है वो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है, तो इसे हम O3 कहते हैं। यानी ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो हो जाता है O3। ओजोन के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें कि ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब आपको भी पता होगा कि सांस जो हम लोग लेते हैं तो उसे श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन में आप देखते होंगे कि श्वसन में जब आप हवा को जो बाहर छोड़ते हैं तो उसमें जो है आपको क्या देखने को मिलता है, उष्मा, यानी कि उस हवा में गर्मी आपको देखने को मिलती है, उष्मा देखने को मिलता है। तो श्वसन एक प्रकार का जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है बाहर छोड़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3 होता है। तो ओजोन के बारे में लोग बात कर लेते हैं कि ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस परत में आता है। तो ओजोन परत जो है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि ओजोन परत जो है वो हमारे समताप मंडल में आता है। किस मंडल में आता है, समताप मंडल में। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत जो है उसके ह्रास का जो मुख्य कारण होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC जिसे हम बोलते हैं। CFC इसके ह्रास का जो है मुख्य कारण है। तो CFC जैसे गैस क्या करते हैं कि ओजोन परत को छेद करने का काम कर देते हैं। तो जब छेद कर देते हैं तो इससे जो है पराबैंगनी किरणें जो है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और पराबैंगनी किरणों के पहुंचने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो इसमें जो है त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर।
त्वचा का कैंसर भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मोतियाबिंद जो होती है, मोतियाबिंद, ये भी पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है। तो हमें जो है अपने ओजोन परत को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। बात करते हैं कि CFC जो गैस है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो किन किन चीज़ों से पैदा होता है। तो हमारे घर में जो फ्रिज है, फ्रिज हो गया, उसके बाद जो है एयर कंडीशनर हो गया जिसे हम लोग AC कहते हैं। तो इस तरह के चीज़ों से जो है CFC गैस जो है निकलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों की बात कर लेते हैं कि पौधों में जो है किस प्रकार से जनन होता है। सबसे पहले हम लोग जो है पुष्प की संरचना को जान लेते हैं। तो पुष्प में बेसिकली 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, इसको स्त्री केसर कहते हैं। और इसके चारों तरफ आप जो ये देख रहे हैं, इसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है, जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। और पुंकेसर में जो है, पुंकेसर में देख सकते हैं आप, छोटा छोटा बिंदु टाइप का जो है ये सब पुंकेसर है, ठीक है। तो पुंकेसर में जो है क्या होता है, परागकण होता है। परागकण से जो है, पराग कोश से जब परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प में जनन कहते हैं, यानी परागन की क्रिया कहते हैं। तो परागन की क्रिया के ही माध्यम से पुष्प जो है जनन करते हैं। तो पौधों का जो जनन अंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुष्प, यानी पुष्प के द्वारा ही जो है पौधे जनन करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला भाग होता है, एक होता है मध्य मस्तिष्क जो कि बीच वाला भाग होता है, और एक होता है पश्च मस्तिष्क जो कि पीछे वाला भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क में भी 2 भाग आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, जो मेन भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, और एक को बोलते हैं हम लोग डायनसेफ्लोन। तो इस तरह से मध्य मस्तिष्क का भी 2 मतलब इस तरह से कई पार्ट होते हैं। और पश्च मस्तिष्क जो होता है इसका भी 2 मेन पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, और दूसरा जो होता है मेडुला। तो इस तरह से जो है मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो हमारा जो सेरिब्रम होता है, जो अग्र मस्तिष्क का जो भाग है सेरिब्रम, इसका जो काम है कि हमारे मस्तिष्क में क्या है ना, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। तो इस तरह से सेरिब्रम का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है। और वहीं साथ साथ जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसमें जो सेरिबेलम जो भाग है इसका काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना, तो इस तरह से सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमस्तिष्क, यानी सेरिबेलम को हम लोग अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है तो निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम में जो है मादा शरीर से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। यानी ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये जनन हार्मोन के नाम से, ये बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पे मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो हम लोग जान लेते हैं कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें उन्होंने क्या किया था, उनको ये जानना था कि जो पौधों के एक लक्षण जो है जब दूसरे पौधे में जाते हैं, यानी वंशानुगत जब लक्षणों का जब एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, जब जनकों से उनके बच्चों में जाता है वंशानुगत गुण, तो उस तरह से इन्होंने प्रयोग किया था। और इस प्रयोग को उन्होंने किस में किया था, मटर के पौधे में किया था। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा मटर। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कौन सा एंजाइम वसा पर प्रक्रिया करता है। तो वसा पर अगर प्रक्रिया करता है तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो जो है अग्न्याशय जिसे हम पेनक्रियाज करते हैं, अग्नाशय जो है जिसे हम पेनक्रिया कहते हैं इंग्लिश में, इससे जो है स्रावित होता है और ये हमारे क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। वहीं पे एमाइलेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एमाइलेज जो है हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और एमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च को जो है तोड़ने का काम करता है, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो किसी भी नेत्र में जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं, रेटिना, ठीक है। और नेत्र में एक लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो इस प्रकार जो रेटिना है, रेटिना वो कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। यानी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रेटिना जो है वो फोटोग्राफी कैमरा के किस हिस्से जैसा काम करता है। तो ये हो जाएगा उसके फिल्म जैसा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सवाल के बारे में कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है, सॉरी वास्तविक बनता है, और छोटा बनता है। उल्टा, उल्टा का संबंध हमेशा ही वास्तविक से होता है। उल्टा का संबंध हमेशा वास्तविक से होता है, और आंख में जो है वो छोटा भी बनता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमें फिर सीधा कैसे दिखता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो इसको सीधे रूप में ग्रहण करता है, नेत्र से सीधे रूप में ग्रहण करता है, जिससे हमें जो प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आपको बता दें अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वहीं जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए करते हैं, यानी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं अमीटर के बारे में। तो अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। और वहीं वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो है वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा अमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो बॉन्ड CHO को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। वहीं ईथर समूह जो होता है, ईथर समूह यानी कार्बन रहता है और बॉन्ड O फिर कार्बन रहता है, तो इस वाले समूह को हम लोग ईथर समूह कहते हैं। और वहीं जो कार्बोनिल जो समूह है वो बॉन्ड CO को हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। वहीं पे अल्कोहलिक जो समूह होता है यानी बॉन्ड OH जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। तो विद्युत हीटर में जो तार का जो प्रयोग किया जाता है, जो तार की कुंडली का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली होता है किसका? नाइक्रोम का बना होता है। यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। यहाँ पे जो आप टंगस्टन देख रहे हैं, तो टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसकी कुंडली को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो आपको बता दें कि अगर किसी चालक से अगर धारा प्रवाहित होती है, धारा, तो उस धारा को रोकने का एक काम करने वाला जो है वो प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध जो है धारा का विरोध करता है, धारा को रोकने का काम करता है। तो जब धारा को रोकने का काम करता है तो इससे जो है वो चालक को गर्म कर देता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित करने का काम कौन करता है? प्रतिरोध करता है, जिसे हम लोग R से दर्शाते हैं। और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, यानी ऑप्शन ए। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो है पूछा गया है 16 नंबर में कि दही में कौन सा अम्ल है। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल आपको बता दें इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वहीं एसिटिक अम्ल जो है इसको हम लोग दूसरे नाम यानी सिरका के नाम से जानते हैं। सिरका जो क्या जिसका जो काम है अचारों को जो सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, एसिटिक अम्ल। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है मृत जीवी का उदाहरण है। इसमें से कौन जो है मृत जीवी का उदाहरण है? अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल या अमरबेल। तो आपको बता दें कि मृत जीवी जो होता है वो होता है गोबर छत्ता। यानी मृत जीवी ऐसा जीव होता है जो क्या होता है? मृत पदार्थों को खाकर अपना जो जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार के हम लोग पौधों के या इस प्रकार के जीवों को क्या बोलते हैं? मृत जीवी बोलते हैं। तो गोबर छत्ता जो होता है वो बेसिकली कहाँ उत्पन्न होता है? गोबर वाले जगहों में, यानी जहाँ पे सड़े गले हुए चीज हों।
वहीं हम लोग अमरबेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा, कैसा पौधा है? परजीवी, यानी ये दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन करता है। तो ये हो जाएगा अमरबेल परजीवी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो शल्य चिकित्सा यानी हड्डी, डॉक्टर के पास आप देखे होंगे कि इस तरह से जो है प्लास्टर किया जाता है। तो ये प्लास्टर किस पदार्थ का किया जाता है? तो नाम से ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके जो है हड्डियों को जोड़ने का काम किया जाता है। वहीं जिप्सम जो है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर जो है कौन सी अधातु द्रवित अवस्था में रहती है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जो है द्रवित अवस्था में रहती है, एक अधातु है। लेकिन वहीं आपको पूछ ले कि कौन ऐसी धातु है जो द्रवित अवस्था में रहती है, धातु के बारे में पूछ ले तो धातु हो जाएगा पारा, यानी पारा जैसी जो धातु है वो कमरे के ताप पर जो है द्रवित अवस्था में पाई जाती है। और पारा का जो सिंबल होता है वो होता है Hg पारा का सिंबल होता है। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मानव मूत्र किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण पीला नजर आता है? हेमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, यूरिया या अमोनिया? तो आपको बता दें कि जो मानव का जो मूत्र है उसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम, याद रखिएगा, यूरोक्रोम, इसी के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। वहीं हेमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है, जिसके कारण जो है रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। तो इस तरह से हमारे यहाँ तक जो है 20 सवाल पूरे होते हैं और ये 20 सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए और हमारे और भी वीडियोस जो है चैनल पर डाले गए हैं उनको भी आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।